टॉपिक संविधान चुना है। तो सबसे पहले हम संविधान के संभावित परीक्षा में आने वाले जितने प्रश्न हैं उस प्रश्न के ट्रेडिशनल क्वेश्चन को कराएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। यही हमारी आपसे विनती है। अब मैं आप लोगों को संविधान के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। अब वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं और अनुसूची एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो आपको हम एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि 12 अनुसूची चुटकियों में कैसे उसे याद करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनिए। छेवे शशि जपसु भाभु दप नगर, ये है 12 अनुसूची का ट्रिक। यानी अनुसूची नंबर 1 में जो है वो क्षेत्रफल का निर्धारण है। दूसरा क्वेश्चन है अनुसूची 2 में क्या है। तो अनुसूची 2 में है छेवे, 6 से क्षेत्रफल, वे से वेतन। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुसूची नंबर 2 में जो है वेतन का विवरण है। अगला क्वेश्चन है अनुसूची 3 में क्या है। तो अनुसूची 3 में शपथ पत्र का विवरण है। नेक्स्ट है अनुसूची नंबर 4 में क्या है। तो अनुसूची नंबर 4 में है सीटों का आवंटन, वो भी राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में आता है। अगला प्रश्न है अनुसूची 5 में क्या है। तो अनुसूची 5 में जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST के बारे में विवरण है। और अनुसूची 6 में क्या है। तो अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के SC/ST का विवरण है। अनुसूची 5 में जो था वो SC/ST का विवरण था, लेकिन अनुसूची 6 में जो है वो हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य के जो SC/ST है उनका विवरण है। तो इस क्वेश्चन पर ध्यान रखना है। अगर ऐसे पूछे जो SC/ST का विवरण किस में है तो अनुसूची 5। अगर उसमें पूछ दे जो पूर्वोत्तर राज्यों के SC/ST का विवरण किस अनुसूची में है तो वो उत्तर होगा आपका अनुसूची 6। इसी तरह से आपका अनुसूची 7 में क्या है। तो अनुसूची 7 में जो है सूचियाँ के अंतर्गत आता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये जो 3 सूची है ये अनुसूची 7 में इसका विवरण है। और अनुसूची 8 में क्या है। तो अनुसूची 8 में जो है वो भाषाओं का विवरण है। अनुसूची 8 में जो है भाषा का विवरण है। अभी हमारे राज्य सरकार बिहार में हमेशा चर्चा होती है, हम लोग की एक लोकल भाषा है भोजपुरी, कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो इसे ही पकड़ लेना है जो 8वीं अनुसूची में क्या है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का विवरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 9 में क्या है। तो अनुसूची 9 में जो है वो भूमि सुधार का विवरण है। इसी तरह से अनुसूची 10 में क्या है। तो अनुसूची 10 में जो है वो दल बदल निषेध। और आपका अनुसूची 11 में क्या है। तो अनुसूची 11 में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का जो विवरण है वो अनुसूची 11 में है। और अंतिम अनुसूची जो है वो है 12वीं, यानी 12वीं अनुसूची में क्या है। तो 12वीं अनुसूची में जो है वो नगर निकाय का विवरण है। जब संविधान लागू हुआ था उस दौरान भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां ही थी। अभी वर्तमान में पूछेगा जे कितनी अनुसूची है तो आपको बताना होगा कि वर्तमान में 12 अनुसूची है। इस तरह से फ्रेंड्स आप सभी 12 अनुसूची को मेमोराइज कर लिए होंगे। चलिए अब आपका भाग के बारे में बताते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान भाग की संख्या जो है वो 22 है। 22 भाग है और 3 उपभाग है। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे ये भारतीय संविधान के वर्तमान में उपभाग सहित कितने भाग है तो आपको बताना है 25। अदरवाइज पूछे भाग की संख्या कितनी है तो आपको बताना है 22। तो चलिए 22 भाग को याद करवाते हैं। भाग 1 में क्या है।
तो देखिए भाग 1 में जो है वो क्षेत्रफल का निर्धारण, भाग 1 में जो है वो क्षेत्रफल का निर्धारण, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार है, भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में जो है वो नीति निर्देशक तत्व है, भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में जो है वो संघ 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 का विवरण है, और भाग 6 में क्या है, तो भाग 6 में जो है वो राज्य का विवरण है, भाग 7 में क्या है, तो प्रथम अनुसूची से संबंधित विशेष विषय, यानी भाग 7 में जो है प्रथम अनुसूची से संबंधित विशेष विषय, भाग 8 में क्या है, तो भाग 8 में केंद्र शासित राज्य, भाग 8 में जो है वो केंद्र शासित राज्य के बारे में विवरण है, भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में जो है पंचायत एवं नगर निगम, पंचायत और नगर निगम का विवरण किस भाग में है, तो भाग 9 में है। इसी तरह भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति, भाग पूछेगा तो आपको बताना है कि भाग 10 में जो है अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति का जो विवरण है वो भाग 10 में है। भाग 11 में क्या है, तो भाग 11 में संबंध, संघ एवं राज्यों के लिए संबंध, संबंध जो है संघ और राज्यों के संबंध के बारे में विवरण है। भाग 12 में क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भाग 12 में क्या है, तो संपत्ति वित्त संविदावाद, देखिए संपत्ति, संविदा, वित्त और वाद, अभी संविदा पर वैकेंसी जो होती है इसका विवरण किसमें है, तो आपको बताना है कि भाग 12 में इसका विवरण है। अगर भाग 12 में संविधान में विवरण नहीं होता तो संविदा पर वैकेंसी नहीं होती। तो संविदा, संपत्ति, वित्त और वाद का विवरण जो है वो भाग 12 में दिया गया है। भाग 13 में क्या है, तो भाग 13 में जो है वाणिज्य व्यापार का समागम, वाणिज्य व्यापार का समागम, तो भाग 13 में जो है वो वाणिज्य और व्यापार के बारे में विवरण है। अगला प्रश्न है भाग 14 में क्या है, तो भाग 14 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियाँ जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण जो है वो भाग 14 में है। कभी कभी इस पर प्रश्न आ जाता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो इसका जवाब आपका होगा तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आगे भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में जो है वो निर्वाचन का विवरण है, भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में क्या है, तो भाग 16 में जो है वो विशेष अधिनियम, भाग 16 में क्या है, तो भाग 16 में है विशेष अधिनियम। भाग 18 में क्या है, तो भाग 18 में है इमरजेंसी, इमरजेंसी यानी आपातकाल। अगला प्रश्न है भाग 19 में क्या है, तो भाग 19 में है मिसलेनियस, जिसे हम कहते हैं विविध, मिसलेनियस यानी विविध का विवरण है। भाग 20 में क्या है, तो देखिए भाग 20 में है शोधन संशोधन, यानी संविधान में संशोधन। जैसे अभी संशोधन हुआ जिसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला, तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका विवरण भाग किस में है, तो संविधान में संशोधन का विवरण जो है भाग 20 में है। भाग 21 में क्या है, तो भाग 21 में है अपवादिक विषय, भाग 21 में है अपवादिक विषय। चलिए भाग 22 अंतिम, जो भाग 22 अंतिम है उसमें क्या है, तो भाग 22 में है जैसे नाम, पद, नाम का संक्षिप्त रूप, जैसे नाम और पद जो होता है उसका संक्षिप्त रूप करना, ये जो है संविधान के 22वें भाग में विवरण है। जैसे किसी का नाम है उसको, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर नाम है, बड़ा नाम है, लेकिन इसको हम RN टैगोर लिख सकते हैं, किस भाग के अनुसार, तो इसका विवरण जो है अपने नाम का संक्षिप्त रूप लिखने का विवरण जो है वो है भाग
22 में दिया गया है। इसी कारण हम अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे कोई पोस्ट हो गया, जैसे मान लेते हैं एसपी। एसपी को हम कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी हिंदी में बोलते हैं पुलिस अधीक्षक। तो इसको शॉर्टकट में पुलिस अधीक्षक बड़ा हो जाएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं एसपी, यानी नाम पद नाम का संक्षिप्त रूप का विवरण जो है वो संविधान के 22वें भाग में इसका विवरण है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने नाम का एवं पद नाम का संक्षिप्त रूप करते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया, अभी हम लोग 12वां अनुसूची याद किए और 22वां भाग याद किए। अब जो है हम लोग अपने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। जे हम भारत के आम नागरिक जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया है वो भारत का नागरिक की श्रेणी में आते हैं। पहले मतदान की उम्र हमें 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी भारत के जिस नागरिक का उम्र 18 वर्ष है या 18 से अधिक है वो भारत के नागरिक सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन की प्राथमिकता उसे दे दी जाती है। तो देखिए, भारत के सभी नागरिक के कुछ अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान द्वारा। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है कि हमारा क्या अधिकार है, तो इस अधिकार का विवरण जो है वो ये बारे में बताएंगे कि हमारा अधिकार जो है वो क्या है। तो देखिए, आपको शॉर्ट बताते हैं। ये शिक्षा, शोषण, समानता, शिक्षा, शोषण, समानता, धार्मिक, संवैधानिक स्वतंत्रता, ये जो है यही आपका ये 6 अधिकार है। मूल संविधान में जो था वो 7 अधिकार दिए गए थे। तो 7 अधिकार जो थे, 7वां अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार था, और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, और यह एकमात्र कानूनी अधिकार रह गया है। तो 7वां अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा अब हटा दिया गया है। तो ये मूल अधिकार की श्रेणी से 7वां जो अधिकार था वो हट गया है। अब हमारे भारत के आम नागरिक को 6 अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन? शिक्षा, शोषण, समानता, शिक्षा, शोषण, समानता, धार्मिक, संवैधानिक स्वतंत्रता, यही मूल 6 अधिकार है। तो चलिए, हमें उम्मीद है ये भी याद हो गया होगा। शिक्षा, पहला है शिक्षा। शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, आम नागरिक का ये अधिकार है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार। शोषण, शोषण के विरोध अधिकार। तीसरा है समानता का अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र है, किसी भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार आप शांति स्वरूप कर सकते हैं, तो धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार आपका है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, और ये भी है एक संवैधानिक उपचार का अधिकार। और अंतिम है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी भारत के वर्तमान संविधान में नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, यानी मौलिक अधिकार का रक्षा का दायित्व सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, दोनों को है। तो चलिए, संविधान के कुछ विदेशी स्रोत हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, मस्ट प्रश्न बनते हैं इसका। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में बार बार पूछता है, तो हम सभी परीक्षार्थियों को ये बता देना चाह रहे हैं कि किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो चलिए अब बताते हैं। देखिए, अमेरिका के संविधान से बहुत सारा देश में जो संविधान है, हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन हमसे पहले अमेरिका में जो संविधान लागू हुआ था वो 1789 में हुआ था। बहुत सारे देश हैं, मतलब 10 ऐसे देश हैं जिनके संविधान से कुछ न कुछ भारतीय संविधान में लेकर के जोड़ा गया है, और इसी को हम कहते हैं विदेशी स्रोत। तो 10 ऐसे देश हैं जिनके संविधान से भारतीय संविधान में कुछ न कुछ लिया गया है और उनसे लेकर के अपने संविधान में जोड़ा गया है। तो 1 नंबर में हम रखते हैं अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से
क्या क्या लिया गया है ये आपको हम बताते हैं। तो चलिए अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो एक में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब वित्तीय आपात यानी धन की कमी। वित्तीय आपात कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो ये भी अमेरिका के संविधान से। ध्यान रहे यहाँ अगर सिर्फ आपातकाल रहे, सिर्फ आपातकाल, तो जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया था, लेकिन उसमें फाइनेंशियल वित्तीय आपात नहीं था। जब वित्तीय आपात पूछेगा तब आपको अमेरिका टच करना है, नहीं तो आपातकाल पूछे तो उस दौरान आपको जर्मनी उत्तर मारना है। तो दूसरा जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीसरा है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चौथा है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, माने देश में सबसे बड़ा कानून की पुस्तक कौन है, तो है संविधान, यानी संविधान की सर्वोच्चता। इंडिया में यानी भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। तो ये पांचवा जो है संविधान की सर्वोच्चता कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। चीफ जस्टिस को अपदस्थ करना, चीफ जस्टिस को अपदस्थ करना मतलब हटाना, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका। सातवां है स्वतंत्र न्यायपालिका, किसी के दबाव में नहीं। न्यायपालिका स्वतंत्र है अपना निर्णय देने के लिए। तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय को पुनः विचार विमर्श करने का भी अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन, ये 8 टॉपिक जो बताए ये 8 अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। तो हमें उम्मीद है कि जो अमेरिका के संविधान से लिया गया ये आप लोग याद कर लिए होंगे। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से। चीफ जस्टिस को अपदस्थ करना यानी हटाना, ये भी अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय को पुनरावलोकन यानी पुनः विचार करने की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो चलिए हमें उम्मीद है कि ये भी आप लोग याद कर लिए होंगे। तो चलिए अब बताते हैं जर्मनी के संविधान से। तो जर्मनी के संविधान से जो है इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार समाप्त करने की शक्ति। इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार को समाप्त करने की शक्ति, यानी भारतीय नागरिक को उस समय जब इमरजेंसी आपातकाल लगता है, जैसे चीन भारत पर आक्रमण कर लिया है और उस समय आप कहिएगा जो हम अपने मूल अधिकार का वर्णन करेंगे, तो उस दौरान आपका मौलिक अधिकार जो है वो राष्ट्रपति समाप्त कर सकते हैं। यानी देश के जिस कोने में आपको रहने को कहा जाएगा तब तक शांति व्यवस्था न हो जाए तब तक आपको जहाँ कहा जाएगा वहाँ आपको रहना होगा। उस दौरान आपके मौलिक अधिकार को केवल दैहिक स्वतंत्रता को छोड़कर बाकी अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। कब? जब कोई देश बाह्य आक्रमण होता है तब, इमरजेंसी के समय। तो चलिए जर्मनी के संविधान से ये हो गया। अब है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो संविधान में संशोधन, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और है रूस के संविधान से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये हमेशा आता है। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। अब है जापान के संविधान से। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है। अब है ब्रिटेन के संविधान से, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को आपको बता रहे हैं हम। तो देखिए ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, संसद द्वारा शासन, संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब है कानून
निर्माण की प्रक्रिया यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि मतलब होता है कानून, कानून बनाने की प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तीसरा है एकल नागरिकता मतलब एकहरी नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। ऐसा नहीं कि आप बिहार के भी निवासी है और उधर यूपी का भी निवासी है। आप कहीं भी एक ही राज्य के अगर भारत के नागरिक है तो आपका दायित्व तो बनता है कि एकल नागरिकता यानी एक जगह से आपकी नागरिकता दी जाएगी। सिटीजनशिप जो है वो एक राज्य से दी जाएगी, यानी ये नहीं होगा कि अब बिहार के भी नागरिक हैं यूपी में भी आप नागरिक हैं। तो एकल नागरिकता जो विवरण है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी ये तीनों सूचियां है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तथा प्रस्तावना की भाषा, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब है कनाडा के संविधान से। तो संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है आयरलैंड के संविधान से। बहुत ही बार बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और एक और पॉइंट है मनोनयन की प्रक्रिया। तो देखिए संविधान में मनोनयन की प्रक्रिया जो है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब है नीदरलैंड के संविधान से। तो नीदरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो नीदरलैंड के संविधान से लिया गया है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का जो विवरण है वो नीदरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि सबसे पहले का संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये भी प्रश्न आता है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। आधुनिक काल में सबसे पहले अमेरिका का संविधान लिखा गया था। आधुनिक काल में सबसे पहले अमेरिका का संविधान लिखा गया था। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। ये भी कोई प्रश्न आता है कि किस देश में कोई लिखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन में। आधुनिक समय में सबसे पहले संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो होगा आपका अमेरिका। अब देखिए भारत में संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? तो भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो ब्रिटेन का है। प्राचीन काल में सबसे पहले हम्बुरावी ने कानून संहिता तैयार करवाया था। प्राचीन काल में सबसे पहले हम्बुरावी नामक एक शासक थे जिन्होंने कानून संहिता तैयार करवाया था। हम्बुरावी जो थे वो बेबीलोनिया के राजा थे। चलिए इतना। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में क्या है? तो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको हम बताते हैं। जैसे 14 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में विवरण है। तो हम जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है यानी आगामी परीक्षा जो SSC GD एवं यूपी पुलिस की होने वाली है उसमें संविधान से लगभग 4 से 5 प्रश्न आते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं जो बच्चों को संविधान से जो प्रश्न आए वो एग्जाम में न छूटे। तो पर डे ये संविधान का टॉपिक ख़त्म करेंगे। उसके बाद पर डे यूपी पुलिस और SSC GD के लिए विभिन्न परीक्षाओं के लिए जीके होगा, लेकिन मस्ट अभी जो 2 एग्ज़ाम है उसके लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी क्वेश्चन आप लोगों को 1 लाइनर करा रहे हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास का में जुड़े रहिए। पर डे आपका वीडियो हमारे चैनल नमो जीके से जाएगा, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए क्लास के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, कानून के
के समक्ष समानता, यानी अनुच्छेद 14 में जो है वो विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है, तो लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय इत्यादि में समानता। यानी अनुच्छेद 15 में क्या है, तो लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय इत्यादि में समानता। अब देखिए अगला है अनुच्छेद 16 में क्या है, तो अनुच्छेद 16 में है सरकारी सर्विस में अवसर की समानता। अनुच्छेद 14 में जो विवरण है वो सरकारी सर्विस में अवसर की समानता। जो संविधान के अनुसार दिया गया है आरक्षण, ऐसा जैसे अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग में प्रश्न ये आ रहा होगा कि सरकारी सर्विस में अवसर की समानता, तो जैसे हम जनरल कैटेगरी में हैं तो हमें क्यों उम्र एसएससी जीडी में 18 से 23 मिलेगा और ओबीसी को, तो ये संविधान में विवरण है जो ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल की छूट एज में जो छूट दी जाती है और एसटी में एसटी का 5 साल का जो संविधान में जो विवरण है उसके अकॉर्डिंग समानता, ये नहीं जो भारत के सभी नागरिक समानता। तो संविधान के अनुसार सरकारी सर्विस में अवसर की समानता। तो हमें उम्मीद है ये समझ गए होंगे ये अनुच्छेद 16 में क्या है, तो सरकारी सर्विस में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आता है। अनुच्छेद 17 में क्या है, तो असस्पृश्यता कांड मतलब छुआछूत, भेदभाव। तो भेदभाव का जो है वो अंत, संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या है, तो असस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, तो अनुच्छेद 18 में है उपाधि का अंत। अनुच्छेद 18 में जो है वो उपाधि का अंत, यानी किसी को किसी का उपाधि अब नहीं दिया जाएगा। तो उपाधि के अंत का विवरण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता। तो चलिए अगला बताते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है ये अनुच्छेद 24 में क्या है, तो अनुच्छेद 24 में है बाल शोषण निषेध। अनुच्छेद 24 में बाल शोषण निषेध का विवरण है। अगला है अनुच्छेद 29 में क्या है, तो अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। और एक है जो इस पीडीएफ में नहीं है उसे बता देते हैं, अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है, तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का विवरण है। मानी धार्मिक स्वतंत्रता, आप किसी भी संप्रदाय धर्म से जुड़े हैं तो आप उसका अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें आपका कोई भी भेदभाव नहीं है। तो अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है तो धर्म की स्वतंत्रता। अगला बताते हैं, इसमें जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसी क्वेश्चन को किए हैं, यानी पूरा जो वन लाइनर अनुच्छेद है उसके बारे में नहीं बताएंगे। अगर आप सभी का मांग होगा कि नहीं सर इसे भी करा दीजिए तो वो नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। अभी हम सोच रहे हैं ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसे ही कराए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है अनुच्छेद 39 में क्या है, तो अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अनुच्छेद 39 में है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अगला है अनुच्छेद 40 में क्या है, तो अनुच्छेद 40 में जो है वो पंचायती राज, यानी पंचायती राज का विवरण किसमें है, तो अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 44 में क्या है, तो अनुच्छेद 44 में जो है वो समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता का विवरण किसमें है, तो अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 में क्या है, तो अनुच्छेद 45 में जो है वो निःशुल्क शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का विवरण अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 51 ए या 51 क में क्या है, तो अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य का विवरण है। अनुच्छेद 52 में क्या है, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में विवरण है। अनुच्छेद 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति के पद।
अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति के पद पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का विवरण जो है अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 63 में क्या है? तो अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का विवरण है। अनुच्छेद 64 में क्या है? तो अनुच्छेद 64 में पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का। अनुच्छेद 64 में जो है पदेन सभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के होंगे, इसका विवरण है। अनुच्छेद 74 में क्या है? तो अनुच्छेद 74 में जो है वो मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री का विवरण है। और अनुच्छेद 75 में क्या है? तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का पद, कार्य एवं अधिकार। अनुच्छेद 75 में क्या है? तो प्रधानमंत्री का पद, कार्य एवं उनके अधिकार का विवरण अनुच्छेद 75 में है। और आपका अनुच्छेद 76 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश एग्जाम में आता है कि अनुच्छेद 76 में क्या है? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में विवरण है। अनुच्छेद देखिए, ये 3 अनुच्छेद जो है 79, 80, 81, इसके लिए आप लोग एक छोटा सा ट्रिक सरल याद कर लीजिएगा। सरल, 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 स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, यानी 79, 80, 81, 79, 80, 81 यानी सरल। सरल से 3 अनुच्छेद है। सरल, स से संसद का गठन, तो संसद का गठन जो है अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में है। चलिए इतना बताए, अब आपको बताते हैं कुछ संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तर जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसको हम बता रहे हैं। तो आप कहीं जाइएगा मत, अभी क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। अनुच्छेद बस इतना ही। अगला अनुच्छेद इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद तैयार करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, वो अनुच्छेद फिर कराएंगे। तब तक कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है उसे हम करा देते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो आपका उत्तर होगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो उत्तर होगा 15। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो उत्तर होगा 70। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संसद को संविधान संशोधन का अधिकार का विवरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368। और यही प्रश्न पूछ देगा कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका और अनुच्छेद 368। पांचवा प्रश्न है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 111 में इसका विवरण है। एक और क्वेश्चन बता देते हैं जो इस पीडीएफ में नहीं है कि धन विधेयक का विवरण किस अनुच्छेद में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। तो धन विधेयक का विवरण जो है अनुच्छेद 110 में है। अगला एक और प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन का विवरण किस अनुच्छेद में है? तो उसका उत्तर होगा अनुच्छेद 280। यानी वित्त आयोग का विवरण किस में है? तो अनुच्छेद 280। धन विधेयक का विवरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110। ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल। शून्यकाल जो होता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। चलिए सातवां प्रश्न है,
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 में इसका विवरण है। 7वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 7वें वित्त आयोग की अवधि जो थी 1979 से 1984। 7वें वित्त आयोग का अवधि जो था, कार्यकाल जो था 1979 से 1984 तक था। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो जेपी सेलट। 10वां प्रश्न है, साधारण विधेयक संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो बैठक को बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन उसकी बैठक को कौन बुलाते हैं? तो उसकी संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो करते हैं वो स्पीकर करते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं और बैठक को बुलाते हैं राष्ट्रपति। तो चलिए अगला प्रश्न, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को 21वां संवैधानिक संशोधन 1967, 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो बी.एन. गाडगिल। बी.एन. गाडगिल जो थे वो खान व ऊर्जा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री C.H. भाभा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो R.K. सन्मुख सेठी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो R.K. सन्मुख सेठी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल नमो जीके में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आप सभी को आगामी परीक्षा यूपी पुलिस एवं SSC GD को देखते हुए हमने एक